that intro. साहित्य। दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो समय का विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। ठीक है, इनकी रचना जो थी वो चिंतामणि है। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनको समय का विभाजन करना पड़ा, इसलिए उन्हें उसकी चिंता थी। ठीक है, तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो चिंतामणि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्हें कुछ कालों में बांटा गया है। पहला देख लेते हैं आदिकाल। इसका उपनाम वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है और ये 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक चला। नंबर 2 है आपका पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल इसको कहा जाता है। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक इसका समय रहा। नंबर 3 है आपका उत्तर मध्यकाल। ठीक है, इसको रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय रहा 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गदकाल के नाम से भी जाना जाता है और भारतेंदु युग भी इसको कहा जाता है। इसका जो समय रहा है वो 1850 ईस्वी से अब तक रहा है। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी एग्ज़ाम में जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हिंदी साहित्य पूछ लेगा कि हिंदी साहित्य का समय का जो विभाजन किया वो किसने किया, तो आपको जो आंसर देना है वो क्या बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या पूछ लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है, वो है चिंतामणि। ठीक है, तो चिंतामणि। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है या इसका उपनाम क्या है या आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वीरगाथा काल। ऐसे ही प्रश्न कर सकता है कि आदिकाल जो है या वीरगाथा काल जो है ये इसका जो समय है वो कब से कब तक रहा है, तो आपको बताना है कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। उसके बाद पूछ सकता है कि पूर्व मध्यकाल को किस उपनाम से जाना जाता है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो भक्ति काल रहेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो पूर्व मध्यकाल है या भक्ति काल है उसका समय कब से कब तक रहा है, तो आपका आंसर रहेगा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। ऐसे ही पूछ सकता है कि उत्तर मध्यकाल का उपनाम क्या है या किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका जो आंसर रहेगा रीतिकाल। ये भी पूछ सकता है कि उत्तर मध्यकाल का जो समय रहा है वो कितना रहा है, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, पूछ सकता है कि आधुनिक काल जो है उसको किस अन्य या किन अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गदकाल, यानी कि भारतेंदु युग भी ऑप्शन में हो सकता है। इसका जो समय रहा है वो 1850 से अब तक है। ठीक है दोस्तों, अब आधुनिक काल की बात आ रही है। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको दोस्तों बाद में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। आदिकाल या वीरगाथा काल। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए कि आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। चलिए जी, अब पूछता है कि आदिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन है या उनकी रचनाएं भी पूछ सकता है। चलिए देख लेते हैं। पहले कवि अमीर खुसरो। देखिए, अमीर जो खुसरो है वो खड़ी हिंदी बोली के पहले कवि है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो यही है। ठीक है, कि खड़ी हिंदी बोली के पहले कवि कौन है, तो अमीर खुसरो। अब पूछ सकता है कि अमीर खुसरो की रचना कौन कौन सी है, नजर है हिंद और तोता है हिंद। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अमीर खुसरो की जो नज़र थी वो बहुत तेज़ थी। ठीक है, इसलिए नजर ए हिंद इसे बोला जाता है। नंबर 2 देख लेते हैं चंद्रवरदाई। देखिए, चंद्रवरदाई जो है आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, और इनकी जो कृति है वो पृथ्वीराज रासो है। देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का पहला महाकाव्य है। नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं जागनिक।
याज्ञनिक की जो कृति है वो परमाल रासो है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। नंबर 4 है नरपति नालय। नरपति नालय इसकी जो है बिसलदेव रासो, ये एक प्रेम कथा है, ठीक है। उसके बाद है आपकी विधापति। विधापति क्या है, इसकी पदावली एक रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, देखिए आपसे पूछ सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। अब पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको भी देख लेते हैं, उनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब जो है तुलसीदास इसमें पहले हैं। तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म कासगंज यूपी में हुआ। जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस अवधी भाषा में, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नच्छू, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि, ठीक है। महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं रसखान, ठीक है जी। रसखान इनका जन्म जो हुआ था वो अमरोहा यूपी में हुआ और इनकी जो प्रमुख रचना है वो प्रेम वाटिका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है कबीर। जो कबीर का जन्म हुआ था वो आपका वाराणसी यूपी में हुआ और इनकी भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। कबीर की जो प्रमुख रचनाएं हैं बीजक है, सबद है, रमेनी है, ग्रंथावली है, रचनावली है, अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, ठीक है। आप इनको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना और साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाकर चलना। नेक्स्ट चलते हैं जी सूरदास। सूरदास वात्सल्य रस के कवि हैं, ठीक है। जन्म इनका रुनकता यूपी में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं रहीम। रहीम जो है लाहौर से हैं और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। बरवे नायिका, रहीम दोहावली, रहीम सोटा। देखो आपको इसमें याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। रहीम देखो दो रचनाएं हैं, रहीम दोहावली, रहीम सोटा। इसमें दो रचनाओं में रहीम रहीम शब्द आया है, इसलिए क्या हो गया, ये रहीम से रिलेटेड है, तो ये रहीम की रचनाएं हैं। एक इसमें है बरवे नायिका, इसे आप कैसे याद रख सकते हैं कि आपने राम रहीम का किस्सा सुना भी होगा। राम रहीम जो आपका किस्सा था उसमें एक नायिका ने उसका अच्छा साथ दिया था, ठीक है। आप इससे भी याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं किसी धर्म को लेकर के, लेकिन हम तो बस केवल ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकें। नेक्स्ट है फिर मीराबाई। इनके गुरु रैदास थे, जन्म उनका काशी में हुआ था, ठीक है। राजस्थान से मीराबाई थी और जो इनकी रचना थी वो नरसिंह जी का मायरा राग गोविंद थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। चलिए जी मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म जो हुआ रायबरेली में हुआ। सूफी परंपरा के कवि कहा जाता है इनको, ठीक है। इनकी जो रचनाएं थी पद्मावत थी और पद्मावत क्या है, एक महाकाव्य है। सूफी परंपरा के कवि भी ध्यान रखना है, इनको कहा जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।